हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बीवीटी एंड सीएफटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस बारे में हम बात करेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये इस तरीके से है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में धातु एवं लिगेंड के मध्य उप सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक बंध हम मानते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध जो मानती है वो कौन सा मानती है? उप सहसंयोजक बंध या फिर सहसंयोजक बंध। सीएफटी में धातु और लिगेंड के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। जो बंध की जो प्रकृति है वो आयनिक होती है। दूसरा जो डिफरेंस है, बीवीटी के अनुसार सारे जो डी ऑर्बिटल्स या जो कक्षक हैं वो समान ऊर्जा वाले होते हैं, जबकि सीएफटी में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो समान ऊर्जा के होते तो हैं, लेकिन उनका विभाजन हो जाता है या विपाटन हो जाता है अलग अलग ऊर्जा में। जो डीजनरेसी है, हम जब बात कर रहे हैं डीजनरेसी है, वो डीजनरेसी जब लिगेंड्स आते हैं तो उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग, उनका जो क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग वो उनको डिवाइड कर देते हैं T2G EG में। या फिर हम जैसे स्क्वायर प्लेनर में बात करें तो YZ और XZ, ये फिर X वाले अलग हैं, DZ स्क्वायर अलग है। इस तरीके से अलग अलग लेवल्स में ये बट जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार बंध सामर्थ्य बॉन्ड स्ट्रेंथ के आधार पर संकुलों के स्थायित्व का निर्धारण होता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जो स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध सामर्थ्य के ऊपर। जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में CFSE के मानों के आधार पर इसके स्थायित्व का निर्माण होता है या निर्धारण होता है। सॉरी, निर्माण नहीं, निर्धारण होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के आधार पर। नेक्स्ट डिफरेंस जो है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर संकुलों के रंग और स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर इनके रंग और स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जाती। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो DT संक्रमण के आधार पर संकुलों के रंग और स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। एक डिफरेंस, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में संकुलों के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या नहीं की जाती। वो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो सिर्फ एक मात्रात्मक जो वैल्यू थी चुंबकत्व की, चुंबकीय जो बिहेवियर है उसकी मात्रात्मक वैल्यू वो बताता था। लेकिन CFT में लिगेंड की प्रबलता के आधार पर, लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की सही संख्या ज्ञात की हो जाती है, जिससे उसके चुंबकत्व व्यवहार का पता चल जाता है। तो मेन जो डिफरेंसेस थे वो ये हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी संकुल का चुंबकीय आघूर्ण √15 BM है। BM मतलब बोर मैग्नेटन। इस संकुल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, ये मैं समझता हूँ। अब हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, तो चुंबकीय आघूर्ण जो है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये √15 BM है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट न्यू इक्वल्स टू √N+2, ये आपका फॉर्मूला है। तो उसके बेसिस पर हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखेंगे। तो ये जो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, न्यू इक्वल्स टू √N (N+2).
2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो जो वैल्यू आप इसमें रखोगे तो न्यू कितना दे दिया इसमें, 15 bm, और यहाँ जो इस फॉर्मूले के आधार पर निकलता है वो भी क्या निकलता है, 15 bm। तो 15 bm इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू। तो आपका ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, एन एन प्लस टू। तो एन एन प्लस टू जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आपका रूट कट गया तो 15 एन स्क्वायर प्लस टू एन इक्वल टू 15। तो इसके बेसिस पर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एन इक्वल टू 3 या एन इक्वल टू -5। तो जो वैल्यू पॉजिटिव में वैल्यू है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, जीरो से कम तो हो नहीं सकती। तो इसलिए जो करेक्ट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एन इक्वल्स टू 3। जब आप 3 रखोगे तो उसके बेसिस पर आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपका क्या आएगा, एन एन प्लस 3 मतलब एन प्लस टू इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 3 तो रूट 15। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CuH2O6 प्लस 2 संकुल का रंग नीला, जबकि CuNH3 4H2O2 प्लस 2 का रंग जो है गहरा नीला होता है, ऐसा क्यों। देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, रंग नीला, गहरा नीला, तो इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। तो उस आइडिया को हम कंफर्म करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, या तो डी ट्रांजिशन की वजह से या फिर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो सकता है या क्या हो सकता है। तो उसके बेसिस पर हम इसको देखते हैं। तो देखो इसमें +2 है तो ये क्या है, इसमें डी ट्रांजिशन हो सकता है। Cu जो है 10 D10 कन्फिग्रेशन इसमें नहीं है, तो इसमें क्या होगा, डी ट्रांजिशन। और अब हम देख लेते हैं H2O एक दुर्बल लिगेंड। अब इसमें देखो H2O तो जो है वो एक दुर्बल लिगेंड है, जबकि इसमें 4 H2O मॉलिक्यूल्स को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, अमोनिया के द्वारा। जो अमोनिया जो है वो H2O के कंपैरिजन में प्रबल है। तो प्रबल होने की वजह से ये क्या करेगा, इसको, इसकी जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो उसका कलर जो है कैसा हो जाएगा, गहरा नीला। जैसे H2 एक दुर्बल लिगेंड होता है जबकि अमोनिया एक प्रबल लिगेंड होता है। अब देखो जैसे इसमें एक गहरा और ये जो रंग है ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से भी हो सकता है। अगर वैसे इसमें है नहीं, क्योंकि अगर पूरा ये जो है अगर फुली फिल्ड और डी ऑर्बिटल्स अगर होती या वेकेंट ऑर्बिटल होती तो हम मान लेते कि इसमें जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। H2O एक दुर्बल लिगेंड होता है जबकि NH3 एक प्रबल लिगेंड। अतः H2O के लिए CFSE का मान कम होता है जबकि NH3 के लिए मान अधिक होता है। किसी कॉम्प्लेक्स में CFSE का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उस संकुल का रंग भी गहरा होता चला जाता है। यही कारण है कि जलीय संकुल आयन, ये जो है H2O कॉपर का जो जलीय संकुल आयन है, NH3 लिगेंड आ जाते हैं जो कि प्रकृति में प्रबल होते हैं, जिससे CFSE का मान बढ़ जाता है। साथ ही कॉम्प्लेक्स का रंग भी गहरा नीला हो जाता है। Fe+3 और Mn2+ आयनों के विलयन हल्के रंग के होते हैं क्यों। ये आप देख सकते हैं दोनों का, आपने Fe+3 जो है इसमें 3d5 और Mn जो है ये भी 3d, Mn+2 जो है ये भी 3d5। तो 3d5 जो है ये किस तरीके का, हाफ फील्ड है तो 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसमें अगर डी ट्रांजिशन होना होगा तो इसकी स्पिन में क्या आएगा, स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन होगा। ये इसमें ट्रांजिशन करने के लिए स्पिन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही हल्के, मतलब ट्रांजिशंस बहुत ही कम होते हैं। इस वजह से रंग भी बहुत हल्का होता है। संकुलों के रंग संकुलों में उपस्थित धातु आयनों में
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी धातु में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस संकुल का रंग सामान्यतः उतना ही अधिक गहरा होता है। लेकिन Fe+3 और Mn+2 में निर्मित संकुलों में इन धातुओं में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये स्थायी क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल से ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा तो उसे वहां पेयर करना पड़ेगा तो उसे पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो ट्रांजिशंस है ये नहीं हो पाते, या हो पाते हैं तो बहुत कम हो जाते हैं। इसी स्थायी विन्यास के कारण इन धातु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण T2g से Eg कक्षक में अर्थात dd ट्रांजिशन नहीं हो पाता। इसी कारण Fe+3 और Mn2 रंग अब ये हो गया। अगले उसमें हम चुंबकत्व से संबंधित या जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है या मैग्नेटिक बिहेवियर जो है अलग अलग कंपाउंड्स का, वो कैसा कैसा हो सकता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।